हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा टॉपिक पढ़ रहे होंगे मूवमेंट अबाउट मीन इन स्टैटिक। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक दो फार्मूला के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। पहले भी आपने कहीं ना कहीं इन फार्मूलाज को देखे होंगे। बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, आपको खुद से भी कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह के होंगे जो खुद से करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और एग्जाम्स में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टफ मॉड्यूल नहीं होने वाला है, ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो एक बार में आराम से तुम बिंज वॉच करके और तुम्हारा कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर बहुत मायने रखेगा कि तुम्हारा सॉल्यूशन कितना जल्दी होता है। क्योंकि लेंदी सॉल्यूशंस होंगे या कैलकुलेटर में जितना फास्ट तुम कैलकुलेशन कर पाओगे, तुम्हारे हाथ जितना फास्ट काम करते हुए कैलकुलेटर के ऊपर, तुम उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। बाकी कॉन्सेप्ट के मामले में ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, इसलिए मैंने नोट्स पहले ही लिख दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे और मैं लेक्चर के बीच में टेबल्स तो नहीं बना सकता, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं टेबल्स वगैरह सब कुछ पहले से ही बना के रखा हूँ, मुझे बस आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको याद रहे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ताकि इस प्लेलिस्ट के अंदर कोई भी लेक्चर या कोई भी अपडेट हो आपको पता चलेगा। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक हमारा मूवमेंट अबाउट, ठीक है, मूवमेंट अबाउट मीन फॉर सॉरी मूवमेंट अबाउट मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अब देखो इसमें हमें इंडिविजुअल सीरीज के लिए मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है, तो उसमें क्या करना है, आपको कंसीडर करना है कंसीडरेशन अंडर वेरिएबल x1 x2 से लेकर के xn तक। ठीक है, मतलब ये सारे वेरिएबल आपको कंसीडर है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, देन rth मूवमेंट। अब इन वेरिएबल्स के लिए rth मूवमेंट निकालना है, तो उसको हम बोलेंगे म्यू आर, मतलब मूवमेंट, म्यू आर को बोलेंगे मूवमेंट, मूवमेंट अबाउट मीन, जो कि हमारा एक्स बार। ठीक है, मीन हमारा एक्स बार है और हम मीन जानते हैं कैसे निकालते हैं, हमें हमें बचपन से पता है ये चीज़ कि हमको मीन जो होता है हमारा एक्स बार, वो हमारा सिंपल होता है कि टोटल जितने भी आपको डाटा या सीरीज दे रखा है उन सबको ऐड करना है और नंबर ऑफ काउंट से उसको डिवाइड करना है। मतलब मान लो आपको मैंने 2 3 4 5 6 ऐसे करके डाटा दे दिया, अब इसका मीन निकालने को कह रहा हूँ, तो इन सबको ऐड करना है और टोटल 6 है तो टोटल 6 से डिवाइड करना है इन सबको ऐड करके। ये हमारा बहुत सिंपल सा होता है, मीन के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, अब हम जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट में क्या चेंज आता है, मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट बस इतना होता है कि आपका समेशन म्यू इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये तुम्हारा एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा मीन का वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाता है और उसके पावर में आर होता है। ठीक है, तो बस ये फार्मूला मान लो कि तुम्हारा ये फार्मूला है, और आगे अभी और इस फार्मूला से रिलेटेड चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। अभी मैं इसी लेक्चर में 2 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, इससे लेके तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आर होता है, आर तुम्हारा 0 होता है। ठीक है, मतलब आर तुम्हारा 0 हो गया, आर तुम्हारा 1 हो गया, आर तुम्हारा 2 हो गया, आर तुम्हारा 3 हो गया। तो बेसिकली आर तुम्हारा जैसे 1 है, तो इसका मतलब तुम्हारा फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, फिर सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, ऐसे करके थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्या आता है तुम्हारा मूवमेंट अबाउट मीन फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही थी, तो ये तुम्हारा सिंपल इंडिविजुअल सीरीज के लिए हो गया। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था ये चीज़ कि इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए तुम्हारा हो गया। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मूवमेंट अबाउट मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लगभग सिमिलर ही फॉर्मूला है। चलो देखते हैं। If x1, x2 and xn are the value of variable x with the corresponding frequency f1 f2 से लेकर के fn, मतलब तुम्हारे पास ये डाटा दे रखा है, उसका corresponding फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि x1 का फ्रीक्वेंसी f1, x2 का फ्रीक्वेंसी f2। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फिर उस कंडीशन में जिसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे तुम्हें इसमें सिर्फ डेटा दे रखा था x1 x2 x3, ये तुम्हें वेरिएबल दे रखा था। अब वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी दे रखा हो जब तुम्हें, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, तो वैसे ही म्यू आर अबाउट द मीन एक्स बार इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा ऊपर फॉर्मूला था उसमें पहले एक चीज होगी कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी वाला केस होगा तो आप लोग को याद होगा, फ्रीक्वेंसी वाले केस में हमने जब मीन बहुत, तो यहाँ पे जो तुम्हारा मीन है, ठीक है, ये जो एक्स बार है, अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला है जैसे तुम्हारा म्यू आर का है, ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स बार है वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। पहले पहले मान लो हमने एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो वेरिएबल है उसको डाल के हमने इस फॉर्मूला को कैलकुलेट कर लिया, और एक्स बार का कुछ वैल्यू आया, और एक्स बार की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू। अब जैसे यहाँ पे नीचे कह रहा है हमारा कैपिटल एन। ठीक है, तो कैपिटल एन से रिवीजन करने को कह रहा है, तो कैपिटल एन मतलब सिंपल तुम्हारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन 1 से लेकर के एन तक। मतलब तुम्हें बेसिकली अगर मान लो 10 फ्रीक्वेंसी दे रखे, तो एन की वैल्यू 10, तो 10 फ्रीक्वेंसीज जो डिफरेंट डिफरेंट है उनका समेशन हमें कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में डालना है। बेसिकली अब तुमको ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, तुमको ये 2 फार्मूला पता चल चुका है। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद तुमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये फॉर्मूला है और मुझे ये क्वेश्चन आएगा और मुझे डायरेक्ट कैसे कंप्लीट करना है अपने सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो लेक्चर के लास्ट तक तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है? तो अभी हो सकता है कोई चीज़ें आप तुम्हें समझ में ना आ रही हो, क्योंकि मैं ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि मैथ जो होता है ना, वो न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट बता दो तो न्यूमेरिकल में ना कुछ प्री रिक्विज़िट वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ, पहले कुछ पढ़ रखा है, पहले कुछ समझ रखा है, तो न्यूमेरिकल्स आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज़ जस्ट अ ओवरव्यू, मतलब मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं अपने सारे एफर्ट क्वेश्चन्स के सॉल्यूशन को समझाने में लगाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन तक वेट करो, उसके बाद तुम्हें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इस टॉपिक के रिलेटेड। तो अब देखो, अब तुम्हारा अगर मैं बात करूँ कि r इक्वल टू 0 पे हमें मूवमेंट बताना है, ठीक है? ज़ीरोथ मूवमेंट हमें बताना है, तो पुट r इक्वल टू 0, ठीक है? तो r का वैल्यू 0 दिया, तो क्या बन गया मेरा म्यू 0 बन गया। अब म्यू 0 बन गया यहाँ पे, तो r इक्वल टू 0 देखो पावर में r था, तो पहला तो पावर में तुम डायरेक्ट 0 लिख दोगे। तुमने 0 लिख दिया डायरेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे बताओ कि 0 लिखते ही ये टर्म 1 बन गया। अब ये जब टर्म 1 बन गया तो बचा क्या तुम्हारे पास? समेशन म्यू इक्वल टू 1 से लेकर के 1 से लेकर के n तक fi। अब अभी यहाँ पे जस्ट ऊपर मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब होता है मेरा कैपिटल N, तो ऊपर में कैपिटल N लिख दिया। अब नीचे नीचे ऑलरेडी कैपिटल N था, तो कैपिटल N और कैपिटल N कैंसिल होके तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है? बेसिकली तुम्हारा मूवमेंट जो तुम्हारा जीरोथ मूवमेंट होगा, ठीक है? यहाँ पे देखो मूवमेंट म्यू आर, ठीक है? वो तुम्हारा डायरेक्ट तुमको वैल्यू ही पता है कि तुम्हारा वो 1 ही होगा, ठीक है? ये चीज़ समझ गए? r इक्वल टू 0 के लिए तुम्हारा मूवमेंट अबाउट मीन 1 ही आने वाला है, ठीक है? अब देखते हैं r इक्वल टू 1 के लिए क्या आने वाला है। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 के लिए हमें सिंपल क्या करना है, r जहाँ-जहाँ है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो म्यू r मतलब म्यू 1, ठीक है? और पावर में r होता है, तो पावर में r होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया ऐसे, ठीक है? यहाँ पे मेरा 1 हो गया। अब ये मेरे को यहाँ पे सिंपल बताओ, जब इस fi को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये समेशन fi xi माइनस x बार, ये x बार है ना, x बार को बाहर लिख लिया और फिर समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के n। तो ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये तुम्हारा, इसका मतलब तो तुम्हारा कैपिटल N है, ठीक है? तो आगे बढ़ के हम देखते हैं। अभी देखो, अब यहाँ पे तुमने बेसिकली ये तुम्हारा अगर वो है डिनोमिनेटर है, तो इसको अलग-अलग पार्ट में स्प्लिट कर लो। तो जैसे समेशन म्यू इक्वल टू 1 से लेकर के n है, फिर fi xi अपॉन n है, तो इसको हमने ऐसे पार्ट में स्प्लिट कर लिया, ठीक है? स्प्लिट करने के बाद तुम्हें ये देख के क्या रियलाइज़ हो रहा है? तुम्हें ये देख के तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये x बार की वैल्यू है? यहाँ पे जो मैंने तुम्हें x बार की वैल्यू लिखी है, बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तुमको हम डायरेक्ट x बार लिख सकते हैं। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये कैपिटल N है, ठीक है? ये कैपिटल N है, तो इसको हमने कैपिटल N लिख दिया, ठीक है? और ऑलरेडी यहाँ पे एक x बार था, लेकिन ये n और ये n कैंसल हो गया। अब ये दोनों n कैंसल हो गया है मेरे पास, तो हमारे पास क्या बचता है? x बार माइनस x बार। तो x बार माइनस x बार क्या आता है? 0। मतलब तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, उसके अंदर म्यू 0 और म्यू 1 की वैल्यू हमें फिक्स पता चल चुकी है कि तुम्हारा अगर म्यू 0 है, तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 1 मोमेंट अबाउट मीन। और अगर तुम्हारा r इक्वल टू 1 है, मतलब म्यू 1 तुम्हारा 0 आएगा अगर तुम्हें मोमेंट अबाउट मीन पूछ रहा हो म्यू 1 के लिए, ठीक है? 1 के लिए, r इक्वल टू 1 के लिए। अब देखते हैं r इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा तुम्हें एक चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पे हमारा क्या बन के रेडी हो जाता है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, r इक्वल टू 2 पुट करना है, तो म्यू 2 हो गया। अब म्यू 2 इक्वल टू क्या होता है मेरा? समेशन म्यू इक्वल टू 1 से लेकर के n और तुम्हारा fi x माइनस x बार, और r का वैल्यू क्या कर दिया? 2 पुट कर दिया, क्योंकि r इक्वल टू 2 था और अपॉन में कैपिटल N होता ही है। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है कि तुम्हें जो ये फॉर्मूला है ना, इसी को हम बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है? या तो तुम इसको वेरिएंस बोल सकते हैं, या तो तुम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब एसडी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इस पूरे फॉर्मूले को तुम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हो। और तुम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हो तो वेरिएंस आता है, और वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास ये सामने है, ठीक है? ये चीज़ तुम समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा r इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं क्या आता है। r इक्वल टू 3 पुट करने के बाद यहाँ पे समेशन म्यू इक्वल टू 1 से लेकर के n fi x माइनस x बार अपॉन 3 अपॉन कैपिटल N। बेसिकली यहाँ पे 0 और 1 जैसा कुछ आने वाला नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में जो जैसे x बार की वैल्यू या x i की जो वैल्यू होगी हमारी, वो हमें क्वेश्चन में जो दे रखी होगी, उस हिसाब से x बार तो हम मीन तो हम फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चन के डाटा से। मीन तो निकालना बहुत सिंपल है, और xi हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, हमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब जैसे मूवमेंट अबाउट मीन सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है? तो मूवमेंट अबाउट मीन को सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए और एक हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा है, तो दो न्यूमेरिकल देखना तो बनता है, ठीक है? तो अब हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमें सिंपल पूछ रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज। मतलब शुरू के 4 तुम इनको मूवमेंट निकाल के दे दो, ठीक है? तो शुरू के 4 मूवमेंट निकालने, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या कर रखा है, हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 3, 6, 8, 10, 18, ठीक है? हमें एक्स की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से हमें समझा के दे रखी है। अब देखो, एक्स की वैल्यू मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में देखा होगा। यहाँ देखो, ये जो एक्स आई था, ये ऑलवेज क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ये जो एक्स वाली चीज़ थी ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो वहाँ पे यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन में
यहाँ पे x की सारी वैल्यूज़ गिवन है 3, 6, 8, 10 और 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम, क्योंकि फ़ॉर्मूला में मेरा क्या होता है x माइनस x बार, तो x तो हमें दे रखा है और x बार नहीं दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे ना, मीन निकालने तो आता है हमें अच्छे से। तो x बार का क्या फ़ॉर्मूला होता है हमारा, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ समेशन ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो बेसिकली समेशन ऑफ ऑल डाटा, तो 3, 6, 8, 10, 18 इन सबको ऐड करोगे तो 45 आएगा और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 है, तो अपॉन 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 45 अपॉन 5 तुम्हारा 9 आ गया, तो x बार की वैल्यू तुम्हारी 9 आ गई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि हमें क्या करना है, हमें r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4 इन चारों के लिए वैल्यू निकालनी है म्यू की। म्यू का देखो 4 कह रहा है ना, तो 1 r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू r की जगह 1 2 3 4 डाल दिया मैंने, तो फॉर्मूला में x माइनस x बार के पावर में r होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें हमें x माइनस x बार के पावर 1, x माइनस x बार के पावर 2, x माइनस x बार के पावर 3, x माइनस x बार के पावर 4 इन सब की वैल्यू तो चाहिए होगी ताकि हम फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल सके। तो सिंपली तुमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जब तुम्हारे एग्जाम में आए तो सबसे पहला एक सिंपल सा तुम्हें ये मीन की वैल्यू निकाल लेनी है। अगला लाइन में क्या करना है, तुम्हें 5 तुम्हें डाटा दे रखे हैं, 5 तुम्हें वेरिएबल दे रखे हैं और 5 वेरिएबल्स को लिख लो 3, 6, 8, 10, 18। उसके बाद क्या करो, तुम x माइनस x बार का पहले वैल्यू निकालो, ठीक है। क्वेश्चन में x दे रखा है तुम्हें, पहला x जो तुम्हें दे रखा है वो 3 दे रखा है और x बार क्या है 9, मतलब 3 माइनस 9 तो माइनस 6। वैसे ही 3 माइनस 3 सॉरी यहाँ पे 6 है ना, तो 6 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा तुम्हारा -3। वैसे ही तुम्हारा अगला वैल्यू है 8 माइनस 9 तुम्हारा क्या आ जाएगा -1, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा 10 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 है। फिर तुम्हारा वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 9 तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 है। तो इस तरीके से तुमने वैल्यू निकाली। अब क्या होता है, अगला स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर 4 है। आपको सिंपल क्या करना है, -6 को कैलकुलेटर में लिखना है, उसका स्क्वायर निकालना है, फिर उसका क्यूब निकालना है, उसकी पावर में 4 निकालना है। वैसे ही -3 के लिए भी करना है, -3 का स्क्वायर 9, -3 का क्यूब -27, -3 के पावर 4 81। तो इस तरह से तुमने पावर 4 के लिए निकाला, ठीक है। वैसे ही 9 तक का तुमको वैल्यू निकाल लेना है, जैसे 9 का 81 है, फिर 9 का क्यूब है तुम्हारा 729 और फिर 9 के पावर 4 है तुम्हारा 6561, ठीक है। ये तुमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या होता है, देखो क्वेश्चन जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो उसके आगे क्या लगा होता है, समेशन। समेशन मतलब जो भी डाटा आया उसका सम। ये देखो ये इसका मतलब समेशन होता है, तो जो भी डाटा आया उसका सम करके नीचे लिख दो। तो जब इन डाटा का सम करोगे तो ये 9 1 10 6 3 9 और 1 10, तो ये 10 माइनस 10 0 हो गया, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा बेसिकली तुमको कुछ ऐड नहीं करना है, तुमको अगर लग रहा है तुम जल्दी से कैलकुलेट कर पा रहे हो तो कर लो, वरना कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा, तुम तुरंत ऐड करते जाना, ठीक है। तो वैसे ही इन सब का समेशन क्या आएगा, समेशन ऑफ x माइनस x बार के पावर होल स्क्वायर 128। उसी तरीके से पावर 3 वाले का आएगा समेशन 486, उस तरह से पावर 4 वाले का आएगा 7940, ठीक है। इन सब का समेशन आ गया। अब हम जानते हैं हमारा म्यू1 का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन में 1 होता है, ठीक है। तो 1 हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपॉन में n होता है, मतलब टोटल जितने काउंट है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ पहला का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, 0, और टोटल कितने हैं, टोटल वेरिएबल कितने हैं 5, तो अपॉन में 5 लिख दिया, तो 0/5 क्या आ गया 0, ठीक है। वैसे ही म्यू2 के लिए देखो, पावर में बस 2 होगा, इतना चेंज होगा, और इसका भी समेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 128/5 क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 है। तो क्या आ गया तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा आ गया 25.6 आ गया, मतलब 128/5 हो गया तुम्हारा 25.6, ठीक है। अब वैसे ही तुमने म्यू3 निकाला, तो समेशन ऑफ x माइनस x बार के पावर 3 अपॉन n, ठीक है। तो x माइनस x बार के पावर 3 का समेशन निकाले थे ना 486, तो 486/5 तो तुम्हारा क्या आ गया 97.2। वैसे ही सिमिलरली लास्ट वाले का क्या आया था समेशन 7940, तो लास्ट वाले का समेशन आया था 7940/5, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू 1588, ठीक है। ये सब तुमने कैलकुलेटर से करा है। अभी तो तुमको बस एक ये फॉर्मूला बस तुमको याद होना चाहिए था, बाकी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये फॉर्मूला बस तुम्हें याद है, मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना है और किसी बच्चे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेटर में प्लस माइनस करने और पावर निकालने तो आता ही है, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज़ है नहीं। तो अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ तुम मत छोड़ना या कोई गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ बेनिफिट मिल रही है कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, तुम्हें बस प्रोसेस याद होना चाहिए और तुम धड़-धड़ से सॉल्व करके और तुम अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती मत करना। बाकी अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल पे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल आपको इस तरीके से दे रखा होगा कि 5 से 15 तक जो भी डाटा है उसकी 10 फ्रीक्वेंसी में है, वैसे ही 15 से 25 20 फ्रीक्वेंसी के अंदर है, वैसे 25 से 35 25 फ्रीक्वेंसी के अंदर है, वैसे 35 से 45 20 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और 45 से 55 की 15 फ्रीक्वेंसी है, और 55 से 65 की 10 फ्रीक्वेंसी है। तुम्हें इस तरह का टेबल होगा। इंडिविजुअल वाले में वैसा टेबल होगा जिसमें तुम्हें सिंगल वैल्यूज दे रखी होंगी, और तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी वाला होगा वो इस तरह का टेबल होगा, और इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू डैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसके
आने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत सिमिलर है उससे, तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना, तो चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। इसमें भी आपको वही करना है, आपको म्यू1, म्यू2, म्यू3 आपको कैलकुलेट करना है, बेसिकली आपको मूवमेंट निकालना है अबाउट मीन, ठीक है? तो हमारा टॉपिक भी वही है, मूवमेंट अबाउट मीन, तो इसको हम अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, पहले तुम्हें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो लिख लो। मार्क दे रखा है तुम्हें, ठीक है? तो तुमने मार्क्स लिख दिया सारा, ठीक है? उसके बाद तुम्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और एफ करके मतलब फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है, तो तुमने इस तरह से फ्रीक्वेंसी लिख ली। अगला स्टेप क्या होगा? हर इस तरह के हर क्वेश्चन में तुम्हें यही सेम स्टेप अप्लाई करना है। अगला स्टेप सिंपल होगा, तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट बोले तो तुम्हें बेसिकली जो तुम्हें मार्क्स दे रखा है इनिशियल टू लास्ट, ठीक है? तो 5 + 15 20 होता है, 20/2 मिड पॉइंट आ गया। वैसे ही 15 + 25 इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट आ गया। वैसे ही 25 + 50 ये आ गया, तो सॉरी 25 + 35 ये आ गया तुम्हारा 60 है, 60/2 30। तो इस तरह से मेरे सबके मिड पॉइंट्स आ गए। वैसे ही लास्ट में क्या है हमारे पास 55 + 65 ये होता है मेरा 120, 120/2 क्या होता है 60। तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू 60 आ गई, ये आ गई। अब अगला स्टेप मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सिमिलर स्टेप, ये क्वेश्चन में स्टेप याद कर लो। इसके बाद तुम्हारे पास बुक में या तुम्हारे नोट्स कॉपी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो मूवमेंट वाले क्वेश्चन है, तुम कोई भी कर लो, यही सेम स्टेप से तुम्हारा आंसर आ रहा होगा बिल्कुल ईजिली, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई फॉर्मूला याद होगा आपको, अभी मैंने ऊपर बताया था एफ आई इंटू एक्स आई। तो अब तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी है और तुम्हारे पास ये एक्स वाली वैल्यू भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स आई में तुम्हारे पास 5 एंड 15 था, 5 और 15 था। तो तुम एफ आई इंटू एक्स आई करोगे तो 5 और 15 दो चीज़ हो गई ना। लेकिन हमने जब मिड पॉइंट निकाली तो अब डायरेक्ट एक्स आई की वैल्यू हो गई हमारी ये 10, 20, 30 ऐसे। तो अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है 10, पहला फ्रीक्वेंसी पता है और सॉरी ये तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है और तुम्हें उसके कॉरस्पॉन्डिंग में अब एक्सआई भी पता है, तो 10 × 10 100। तो एफ आई इंटू एक्सआई क्या हो गया तुम्हारा, पहले वाले के लिए तुम्हारा 100 होगा। वैसे ही 20 × 20 400, 25 × 30 750, वैसे ही 20 × 40 800, वैसे ही 15 × 50 750, फिर वैसे 10 × 60 तुम्हारा 600 आ गया, ठीक है? तो ये तुम्हारा एफ आई एक्स आई आ गया। अब एफ आई एक्स आई भी पता चल चुका है, तो अब किसकी बारी है? देखो दो फार्मूला मैंने लिखाया था, अब जो फार्मूला में है ना वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और बाद में फार्मूला में पुट कर देना है। सिंपल चीज़ है कि नहीं? अब देखो इसमें हम जानते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो मैंने तुम्हें बताया था, इसमें तुम्हारा एफ आई एक्स आई का इस्तेमाल होता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एफ आई एक्स आई नहीं दे रखा है, तो हमने मिड पॉइंट निकाला और एफ आई एक्स आई निकाल दिया। तो बेसिकली आधा काम तो हमने कर लिया। अब इधर इधर हमारा एफ आई पता है हमें, एन पता है, एफ आई एक्स आई निकाल लिया है। अब बचता क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार, यही बचता है ना। तो तुम्हें दिमाग क्या लगाना है, जो बचता है उसका ही कैलकुलेशन करना है ना। तो जो बचता है उसका कैलकुलेशन करते हैं। अ, हाँ। तो बचता ये है एक्स माइनस एक्स बार। तो अब तुम्हारे पास मीन वाली बात आ गई, ठीक है? तो तुम्हें एक्स बार तो नहीं पता है, एक्स तो तुम्हें पता है कि हाँ एक्स निकाल लिया 10 20 30 40, एक्स तो तुम्हें पता है पर एक्स बार नहीं पता। तो एक्स बार कैलकुलेट करते हैं ना। एफ आई एक्स आई निकाला किस लिए था? एफ आई एक्स आई जो एक्स बार का ही फॉर्मूला होता है ना, एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन अपॉन जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो होता है। तो हम इसका समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिकली, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा हम उसको लिख देंगे, ठीक है? तो तुम्हारा यहाँ पे सिंपल मेरे को ये बताओ, एफ आई एक्स आई का सम जो आया है वो 3400 आया है, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है? तो फ्रीक्वेंसी टोटल सम किया तो 100 और एफ आई एक्स आई कितना आया था 3400। तो 34/100 किया तो ये जीरो, ये दो जीरो कैंसिल हो गया और बचता कितना है 34। तो हमारे पास क्या मिल गया? मीन मिल गया, एक्स बार मिल गया, ठीक है? मीन निकालना सबको आता है, बहुत ईजी है, हमने बहुत पहले भी निकाला, क्लास 10th या 9th में था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर इन दोनों की क्लास में था और बहुत बेसिक चीज़ थी, तो हमें ये अच्छे से आती है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे को देखो 34 आ गया एक्स बार की वैल्यू, तो बस 34 पुट कर दिया ना। अब देखो ना यहाँ पे तुम्हारे एक्स 10 दे रखा है, मतलब पहला क्या होगा 10 - 34, वैसे ही 20 - 34, 30 - 34, वैसे ही 40 - 34, वैसे ही 50 - 34, वैसे ही 60 - 34 26। तो इस तरह से बस सिंपली माइनस किया और सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है? अब वैल्यू आने के बाद क्या करना है? अब ये जब तुम्हारा कैलकुलेट हो गया ना, तो अब तुमको सिंपल चीज़ करना है, अब कैलकुलेटर पकड़ना है तुम्हें, क्योंकि अब तक बहुत सिंपल था तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारे पास? फ्रीक्वेंसी 10 है और ये क्या है तुम्हारा -24, 10 × -24 -240, ठीक है? ये आ गया। वैसे ही सिमिलरली 20 इंटू तुम्हारा -14 क्या आ गया तुम्हारा? -280, ठीक है? ये आ गया। वैसे ही सिमिलरली सारे वैल्यूज निकाल लोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इन दोनों ये देखो, ये तुम्हारा इसको और तुम्हारा ये वाला ये फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है?
अब क्या करना है तुम्हें फ्रीक्वेंसी लिखना है और ये जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है -24 उसका क्या करना है स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। वैसे -24 का क्यूब करना है और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ये सारी वैल्यूज़ तुम्हें कैलकुलेटर निकाल के दे देगी। मैं यहाँ पे पहले ही निकाल के रखा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि तुम खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें इसमें मैं क्या तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके समझाऊँ, तो मुझे तेरा तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है और इन सबको तुम्हें कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करनी है और मैंने ऐड करके पहले ही लिख दिया है। तो ऐसे सबको जब ऐड करोगे तो ये पहला तो तुम्हारा 0 आ जाएगा, दूसरा तुम्हारा तुम्हारा बन जाएगा 21,400 और तीसरा तुम्हारा 46,800 और तुम्हारा लास्ट जो वैल्यू बनेगा जो एक्स के जो आर के वैल्यू जिसमें 4 है, वो तुम्हारा ये सारी वैल्यूज़ आएँगी और उनका समेशन क्योंकि उधर जगह नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया। उन सबका समेशन तुम्हारा आ जाएगा 9671200 ठीक है? ये तुम्हारी वैल्यू आएगी। तुम खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो और खुद से करोगे तो एक कैलकुलेटर में तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी क्योंकि तुम भी जानते हो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 जो हमारा इस इनके चारों मॉड्यूल्स हैं, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह है, न्यूमेरिकल मेथड वगैरह है, इन सब में कितना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो तुम कैलकुलेटर पे जितना अच्छा प्रैक्टिस बना लोगे, तुम एग्ज़ाम में जल्दी तुम्हारा टाइम बच जाएगा तुम क्योंकि बहुत लेंदी होने वाला है एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पेपर तो बहुत ईज़ी होने वाला है क्योंकि ये मॉड्यूल ही बहुत आसान है। लेकिन तुम्हारा लेंदी देखो, तुम्हारा बहुत लेंदी है, तुम्हारा कुछ छूट ना जाए। इसलिए तुम एटलीस्ट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो। मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है तुम खुद ही करके मैथ्स करके देखो। कम से कम इसी बहाने तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो रही है कैलकुलेट करने की, ठीक है? तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। हम बस अब म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 निकालने वाले हैं, ठीक है? तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ इनटू एक्स माइनस एक्स बार पता है हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 0 निकाला था और अपॉन में n होता है तो 0 अपॉन फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 100 था तो 0 अपॉन 100 तुम्हारा 0 आ गया है। वैसे ही हमने म्यू 2 निकाला। अब म्यू 2 जब हम निकालेंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या था समेशन का? समेशन एफ इनटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का वैल्यू था तुम्हारा, ये तुम्हारा वैल्यू था 21,400, ठीक है? तो 21,400 अपॉन 100 तो ये 0 से 0 कट गया और तुम्हारा 214 आंसर आ गया। वैसे ही सिमिलरली तुम म्यू 3 के लिए हमारा वैल्यू था 46,800 तो अपॉन 100 से डिवाइड किया, कैंसिल किया, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 468। वैसे ही सिमिलरली तुम्हारे पास जो म्यू 4 है, अब म्यू 4 में तुमने समेशन किया लास्ट वाले का 9671200 था और अपॉन 100, ठीक है? टोटल फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली, तो इतना किया और ये वैल्यू आ गया। तो मेरे को सच-सच बताओ यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ था क्या? यहाँ पे बस कैलकुलेशन ही तो है, एक फ़ॉर्मूला है, बस उस फ़ॉर्मूला के चक्कर में तो हमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे हैं, हमें बहुत सारे एडिशन करने पड़ रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन को टफ थोड़ी बोल सकते हैं और ऊपर ऊपर से तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर पकड़ा रहा हो तो, ठीक है? तो तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और बहुत चिल होके जाना है एग्ज़ाम में और अच्छा करके आओगे, ठीक है? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से मैं चीज़ें और ज़्यादा अच्छी वाली आने वाली है टॉपिक्स, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं इतने ज़्यादा अच्छे समझा दूँ कि तुम्हें ज़्यादा बाद में मेहनत ना करना पड़े और ज़्यादा तुम्हें डाउट ना आए जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।